जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इसका यूनिट क्या होता है और इसके अलावा इसका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो लिहाजा ये सब चीजें हम कवर करेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और मैं आपको हेडिंग्स भी बताऊंगा कि कौन कौन सी हेडिंग्स आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग्स के बारे में ही बता देता हूं, क्योंकि शुरुआत हम हेडिंग से ही करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो बेसिक हेडिंग्स हैं आपने याद रखनी है। इसमें डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन की एक हेडिंग है, एग्जाम्पल की एक हेडिंग है, यूनिट की एक हेडिंग है। इन सबके ऊपर बात होगी आज के लेक्चर में। इस वीडियो के आखिर तक आप अगर रहेंगे तो इंशाल्लाह ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार होगा। और ट्रेंड दो किस्म का होता है, द ट्रेंड इन ग्रुप। सबसे पहले आप ग्रुप के बारे में बताएंगे, ट्रेंड इन ग्रुप, और फिर बाद में आप बताएंगे ट्रेंड इन पीरियड। तो ट्रेंड इन ग्रुप और ट्रेंड इन पीरियड, ये दो ट्रेंड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं आपसे सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और आखिर इसको कैसे समझा सकते हैं। पहले इसको थोड़े से आइडिया को क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली अगर आप कह लें कि आपके पास न्यूक्लियस है और आपको पता है कि उसमें न्यूक्लियस में जो है देयर आर डिफरेंट शेल्स। न्यूक्लियस के बाहर, सॉरी न्यूक्लियस में नहीं, न्यूक्लियस के बाहर जो है वो मुख्तलिफ क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। तो लेट्स से दैट कि भाई आपके पास जो पहला शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, दूसरा शेल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। अब जो तीसरा शेल है उसमें आपके पास लेट्स से दैट एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये एटम कौन सा होगा? एग्जैक्टली, ये एटम है सोडियम, जो कि पीरियोडिक टेबल का 11वां एलिमेंट है और इसका एटॉमिक मास 23 है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अब इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस का फासला है। डेफिनेटली शील्डिंग इफेक्ट का टॉपिक हम पीछे पढ़ कर आए हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट भी कोई ना कोई अपना असर दिखा रहा हो। तो आपने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में जो है वो बात की थी, लास्ट टॉपिक में मैंने आपके साथ की थी। तो अब ये देखें, इसमें भी शील्डिंग इफेक्ट तो कुछ ना कुछ होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शील्डिंग इफेक्ट हो है, मैं अभी शील्डिंग इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं अभी आपसे बात करूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो आयंस क्या होते हैं, पहले तो आपको ये बताना चाहिए। आयंस बेसिकली ये होते हैं, आयंस होते हैं पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव को हम कहते हैं कैटायंस और नेगेटिव को हम कहते हैं एनायंस। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि जो आयंस होते हैं उनमें मॉलिक्यूलर आयंस भी होते हैं। याद है, भूल गए हैं? मॉलिक्यूलर आयंस कौन से आयंस होते हैं? मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं। इसके अलावा जो आयंस होते हैं आपको याद होगा फ्री रेडिकल्स भी होते हैं। फ्री रेडिकल्स भी कुछ आयंस की ही शक्ल होती है। तो जो बहरहाल ज्यादातर कैटायन आयंस के ऊपर बात की जाती है। तो जो आयंस बनाने हैं आपने, स्पेसिफिकली जो आपने आयन बनाने हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव आयंस की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव आयंस को कवर करने के लिए जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक अगला टॉपिक है इससे जो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इज दैट राइट? यस। तो अभी हम जो है बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, हम नेगेटिव आयंस नहीं बनाएंगे, हम पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। अब होगा क्या, पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं? जैसे कि देखें जरा आप, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम में से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब रिमूव होगा, हेड के साथ मैं इलेक्ट्रॉन को लिखूंगा। रिमूव होने का मतलब है, निकलने का मतलब है हेड के साथ लिखा जाना। तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब आप देख सकते हैं सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब सोडियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल, इसको हम जो आउटर शेल होता है इसको क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल। और आउटर शेल जो होता है इसको, जो इसके में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा। अब देखें, लेट्स से दैट आप न्यूक्लियस से ये फासला है, ठीक है, आप इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। आप जब ऊपर आए तो आपको पता है ऊपर आने के लिए आप अगर लेट्स से पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाते हैं या ग्राउंड फ्लोर से आप पहली मंजिल पे आते हैं, तो आपको ऊपर आने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर आप एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे खुद को, फूड नहीं खाएंगे, यू डोंट हैव एनर्जी, आप बीमार हैं, टिले हैं एंड यू डोंट हैव एनर्जी, तो आप ऊपर आ सकते हैं? डिफिकल्ट होगा कि कुछ आगे यू विल बी कैपेबल। अगर मैं तुम्हें कहूँ यार तुम बीमार हो, तुम्हें 104 बुखार है और तुमने 10वें माले पे जाना है, तुमको 10वें माले पे कैसे जाएं भाई? हम तो पहले माले पे नहीं जा सकते, मंजिलों को माला कहते हैं।
तो आप 10वीं मंजिल पे कैसे जा सकेंगे? यू कैन नॉट गो देयर, आप नहीं जा सकेंगे। तो लिहाजा इसका हल निकालने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन को भी आप जरा सा और ऊपर लेकर जाएंगे शेल से बाहर, तो आपको एनर्जी चाहिए, आप एनर्जी लगाएंगे। आप नीचे से ऊपर आए, एनर्जी चाहिए थी ना आपको, आपने जूस पिया, आप ऊपर आ गए। एंड इफ यू विल नॉट ईट समथिंग, आप में एनर्जी कम होगी, आप ऊपर नहीं आ सकते। अगर ये पेन इस लेवल पे है, अगर आप इसको और ऊपर वाले लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप देखिए एनर्जी लगा रहे हैं ना। आपने जब भी अगेंस्ट द अर्थ मूव करना है तो आपको एनर्जी, रॉकेट को निकालना होता है अर्थ से बाहर, खला में निकालना होता है, तो उसको कितना ईंधन दिया जाता है, फ्यूल दिया जाता है कि वो रॉकेट निकल जाए, हमारी ग्रेविटी को छोड़ के भाग जाए। तो आपको पता है इसकी भी कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पे भी हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पे भी हैं, और फिर इस इलेक्ट्रॉन पे भी हैं। अब आपने क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल ही देना भाई। इसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से आपने न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से आपने इसको बाहर निकाल देना है, किसको बाहर, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना है। अब आपको क्या चाहिए, आप एनर्जी लगाएंगे। आपको बोहर मॉडल याद है? बोहर मॉडल में यही सीन बताया था ना कि अगर हमारे पास दो शेल्स हैं, अगर आप लोअर शेल से हायर शेल पे आते हैं तो आप एनर्जी लगाओगे, इंक्रीज होगी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, फिर वो हायर शेल पे चला जाएगा, E1 से E2 पे जाएगा। अब अगर लेट्स से इधर हायर शेल में इलेक्ट्रॉन है, अब तुम कहते हो यार कि उसको उठा के ले आते हैं लोअर शेल में, तो फिर एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज कर देगी इलेक्ट्रॉन की। पहले एनर्जी रिलीज करेगा, एवॉल्व करेगा, एवॉल्व का मतलब है निकाल देना, फिर वो आगे मूव करेगा पहले शेल की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये बात समझाना चाह रहा हूं कि जब आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, ये एक एटम है, एक और बात सुने, ये एक एटम है। अब ये एटम जो बेसिकली किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड नहीं है, ये एटम अकेला है। अब ये एटम अगर अकेला है तो हम इसको नाम देंगे आइसोलेटेड। क्या नाम देंगे? आइसोलेटेड। और जब भी एटम अकेला होगा वो गैस की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, तो वो क्या हो गया, गैसियस। क्या हो गया वो? गैसियस। आइसोलेटेड भी हो गया, अलहदा भी हो गया, और क्या हो गया, गैसियस भी हो गया। ठीक है, एटम तो आप उसको कहोगे। तो एक लफ्ज मैंने आपको आज इंट्रोड्यूस करवाया, आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी जब भी आपने किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपने इसको क्या करना है, आइसोलेट करना है। अब ईंट है, चेयर है, आप खुद है, कोई भी दुनिया में चीज है, एटम्स अकेले नहीं रहते हैं, मोस्टली ज्यादातर एटम्स आपस में इकट्ठे रहते हैं। तो पहले एक एटम को अलग करना पड़ेगा अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपने एटम की ये शक्ल बना दी। ये शक्ल बनाने से मुराद है कि ये एटम जो है क्या है, पूरा बताए ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अब सीन ये होगा कि आप जो है बेसिकली क्या करेंगे, इसको इसकी अट्रैक्शन से निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब डेफिनेटली यही होगा कि जब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूरे, मतलब जितने अंदर प्रोटॉन है उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन है। अब आप चाह रहे हो यार एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, क्या हो जाए, कम कैसे हो जाए, ये चला जाएगा यहाँ से, तो ये तो ऐसे नहीं जाएगा ना। आप इसको लोअर पोटेंशियल से, लोअर पोटेंशियल है ना यहाँ पर, जहां पर भी मौजूद है ये, फिलहाल इसको लोअर पोटेंशियल क्या लेते हैं, और इसको निकालना है आपने बाहर, कहीं इन्फिनिटी पे लेके जाना है। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब कहीं पे भी लेके जाना है आपने। तो अब डेफिनेटली आप जब इसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाओगे तो क्या सीन होने वाला है, एनर्जी डालनी पड़ेगी इसमें, आप एनर्जी लगाओगे, आप उसको एनर्जी दोगे। तो फिर जब आप वो एनर्जी दोगे ना उसको, और एनर्जी क्यों देनी है आपने, क्योंकि उसको आपने आयन बनाना है इसको, तो दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ नहीं रहेगा, इट विल गो आउट। अब ये इस एटम का हिस्सा नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से निकल गया है, और ये फिर शेल भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यानी पहले जो एटम होता है वो बड़े साइज का होता है, और जब वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है तो वो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात मैंने आपसे शेयर की है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद एटम का साइज वो नहीं रहता जो उसका ओरिजिनल साइज होता है। क्या ख्याल है, आप में से अगर हम हेड निकाल देते हैं तो आपके साइज में कमी आ जाएगी। तो यही मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूं कि जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे फ्रॉम द एटम तो क्या सीन होने वाला है, एटम छोटा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड
तो ये है कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का। लेकिन मैं आपको एक और थोड़ा बेचैन कर देता हूँ एक बात करके कि कभी कभी कुछ एटम्स के आउटर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। आपको पता है ना, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स के दूसरा ग्रुप जो ग्रुप में है उनके सब के 2-2 इलेक्ट्रॉन आउटर वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन। और फिर तो कुछ ऐसे भी वैलेंस शेल होंगे मतलब जिनके आखिरी शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फिर उसमें से क्या करेंगे? अब याद रखो कि कोशिश यही होती है एटम की कि अगर वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव कर दिए जाए आयोनाइजेशन के टॉपिक में। अब हमारे पास तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, सोडियम की एग्जांपल ली है हमने। अच्छा, अब सवाल ये आपने मुझसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो आप मुझसे नहीं किया। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि सर आपने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है उसको इन्फिनिटी पे ले गए, जहां पे भी ले गए, व्हाटएवर, आपने हदूद से निकाल दिया ना, न्यूक्लियस की हदूद से निकाल दिया, एटम से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, आपने एनर्जी कितनी लगाई? आपने जो सवाल ही नहीं किया मुझसे। और फिर वो एनर्जी का यूनिट क्या होगा, ये भी सवाल करना था आपने मुझसे। तो याद रखो इस कंडीशन को क्रिएट करने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब है आपने एनर्जी लगाई है, ये पॉजिटिव एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, पॉजिटिव एंथैल्पी को क्या कहते हैं, क्या नाम चाहिए? एंथैल्पी। एंथैल्पी हीट के लिए इस्तेमाल होता है। या तो हीट किसी बॉडी में जा रही होती है, सिस्टम में जा रही होती है, या तो हीट बॉडी से बाहर आ रही होती है। तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, सिस्टम में डाल रहे हैं ना हीट को, इलेक्ट्रॉन में डाल रहे हैं हीट को, ताकि हीट जाए और निकले यहाँ से, इसकी एनर्जी इतनी हो जाए कि भाग जाए यहाँ से। तो 496 कितनी एनर्जी चाहिए? 496 और यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। पर मोल के लिए बता रहा हूं मैं आपको, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बता रहा। कितने इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहा हूं? इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए बता रहा हूं। इतने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए 496 किलो जूल पर मोल का मतलब ये होता है। यानी सोडियम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपने तो आपको कम से कम 496 की कैलकुलेशन चाहिए। ठीक है, अब याद रखो ये पॉजिटिव एंथैल्पी है, ये पॉजिटिव का निशान अगर तुम नहीं लगाओगे ना तो पॉजिटिव का निशान ना लगाना इज अ बैड थिंग, पॉजिटिव का निशान लगाना जरूरी है। तो अब हम थोड़ा सा जरा वाइंड अप की तरफ चलते हैं। अब कॉन्सेप्ट तो मैंने टॉपिक का आपको दे दिया है कि टॉपिक है क्या बेसिकली। अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़े से कोई 4 से 5 मिनट लगेंगे, पीछे चले जाओ, 4 से 5 मिनट मेरी बात दोबारा सुन लो, इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगी। रिवाइज होने के बाद आपको याद हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि सबसे पहले हमारी जो हेडिंग्स थी डेफिनेट इस पे काम करना है ताकि बोर्ड में पूरे नंबर आ जाए सवाल के। तो बच्चों को पता ही नहीं लगता कि तैयार कैसे करना है ये सवाल, तो मैंने आपको ये तरीका बता रहा हूँ। तो पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ जाना है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है अभी, जो मैंने अभी आपको दी दैट इज बिट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो बाकी रेलिवेंट टू दी बुक क्या है वो भी मैं आपसे बात शेयर कर लेता हूँ। बहरहाल अभी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि चाहिए, रिक्वायर्ड है टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। और याद रखो कि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन ही होता है। जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा वो मोस्ट लूजली बाउंड है, क्योंकि डेफिनेटली उस पे अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बड़ी वीक है, कम है, तो वो उसको कम से कम एनर्जी दो और निकाल दो भाई। लेकिन तुमको नहीं सर हम तो सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, फर्स्ट शेल से निकालना चाह रहे हैं, तो कमाल नहीं हो गया। आपने उन इलेक्ट्रॉन को निकालने की ख्वाहिश जाहिर की है जो कि न्यूक्लियस के साथ बड़े अच्छे अट्रैक्टेड है। अब भाई आप हमेशा उस इलेक्ट्रॉन को निकालो ना कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है, जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है प्लूटो, अब तुम्हें पता ही नहीं होना प्लूटो का, हाँ वेरी स्ट्रेंज। हमारे पास तकरीबन 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स के नाम बताओ। एक पड़ोस में हमारे मार्स है, एक पड़ोस में हमारे जो है, पता नहीं मैं गलत नहीं हूँ अगर तो जुपिटर है। ठीक है, पर करेक्शन है तो कमेंट करते हैं, वैसे मुझे लग रहा है जुपिटर ही। तो सबसे आखिर में जो है दैट इज प्लूटो। अब प्लूटो क्या करता है, प्लूटो जो है कभी हमारे सोलर सिस्टम में आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, मुझे बना रहा है वो। हाँ जी, ये जो बच्चे एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा सा रखते हैं ना इंटरेस्ट, उनको पता है इस चीज का कि प्लूटो क्या कर रहा है इस वक्त। तो इसलिए जो न्यूक्लियस से, मतलब जैसे ये सन है, न्यूक्लियस एक सन है और रास्ते में सारे आने वाले प्लैनेट्स हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सबसे दूर है वो सबसे दूर वाला प्लैनेट है। तो फिर ये जो सबसे लूजली बाउंड हुआ ना, सन को सबसे कम अट्रैक्शन में हुआ ये। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि जो स्टूडेंट्स मेरे करीब होंगे वो मेरी अट्रैक्शन में ज्यादा होंगे, जो स्टूडेंट मेरे से दूर हो जाएंगे उनको मेरी आवाज भी नहीं जानी, मेरी पता नहीं भी नहीं लगना क्या चीजें हो रही हैं, माइंड एक्टिव नहीं होगा उनका, तो वो मेरी अट्रैक्शन में नहीं होंगे।
इसी तरह से समझ लो कि ये जो न्यूक्लियस है ये एक अट्रैक्शन लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, सारों भी लगा रहा है, तो समझ रहे हो। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस से सबसे दूर है। अब तुम कहोगे सर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको हम कह सकते हैं मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही कहना है आपने। लेकिन कभी कभी मैंने आपसे कहा कि किसी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, आउटर शेल में जो है वो कभी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं। तो फिर अब इन चारों में से मोस्ट लूजली बाउंड कौन सा होगा? वही बात जो न्यूक्लियस सबसे दूर है, चारों ही दूर है ना, लेकिन फिर भी कोई थोड़ा बहुत फर्क तो होगा ना 19-20 का। ये जिस तरह आपको तस्वीर नजर आ रही है ऐसे नहीं है, ये तो इमेजिनरी तस्वीर है। और शेल्स ऐसे भी नहीं होते, शेल्स जो हैं वो दे आर जस्ट लाइक दिस। ऐसे ही घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, दे आर नॉट लाइक दिस जो मैं तुम्हें बना के बताता रहता हूँ और तुमको सर ये सारी बातें सच नहीं होती, लेकिन फिर भी एक आइडिया दे रहा हूँ ना कि जो सबसे दूर होगा इलेक्ट्रॉन वो मोस्ट लूजली बाउंड। सो फ्रॉम दी, और होगा तो वैलेंस शेल में ही ना। अब ये जो इनर शेल है, आप चलो एक और चीज बताता हूँ, ये जो इनर शेल है इसको हम कहते हैं पेनल्टी मेड शेल। पेनल्टी मेड, बुक में नहीं लिखा, पेनल्टी मेड कहते हैं इसको। तो ये पेनल्टी मेड शेल जो है इसमें से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे ना, निकलेंगे तो वैलेंस में से। और जो उसके इनर शेल है, जो पहला शेल है, दूसरा जो भी, इसके तो 3 शेल है ना। कभी कभी किसी एटम के 4 शेल होते हैं, किसी एटम के 5 शेल भी हो जाते हैं, किसी के 6 शेल हैं, किसी के 7 हो जाते हैं, 8 नहीं हो सकते क्योंकि अभी तक 8वां डिस्कवर नहीं हुआ है। मतलब पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स जो है वो 7 है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो शेल्स हैं 7 है। तो ये डेफिनेशन थी। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के ऊपर हमने बात की थी कि एटम को अलग करना है पहले, फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल हो पाएगा। So amount of energy which is required to remove the most loosely bound electron of a valence shell from the isolated gaseous atom, मुझे तो याद है एंड आई होप कि आपको भी याद हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, वो मैंने आपको हेडिंग बता दी, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लिखना होगा अब आपने। उसके बाद यूनिट है, यूनिट भी मैंने आपको बता दिया है, दैट इज किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, ये यूनिट है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलो जूल पर मोल, यहाँ पे -1 करके भी ऐसे, सो दैट इज आल्सो करेक्ट। और इसके अलावा फिर अब ट्रेंड की बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ट्रेंड जो है वो डेफिनेटली ग्रुप में भी होगा और ट्रेंड पीरियड में भी होगा, तो पहले ग्रुप में कर लेंगे। ठीक है, पहले ग्रुप में ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अभी हम ग्रुप के ट्रेंड की बात करते हैं, लेकिन बुक में पहले पीरियड है तो पहले पीरियड के ट्रेंड की बात करेंगे। तो पीरियड में ट्रेंड ये है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कौन सा पीरियड है ये? सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड है। अब सेकंड पीरियड में आपको नजर आ रहा है कि जो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये नीचे वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये किलो जॉल पर मोल में लिखी हुई हैं, किलो जॉल पर मोल। तो समझ लो कि आप ये वैल्यूज आपने याद करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लिथियम की 520 एनर्जी चाहिए आपने। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है ना लिथियम से, लिथियम के 2 शेल होते हैं और उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से बेरिलियम है, अगर बेरिलियम की बात करें तो इसके भी 2 शेल हैं, क्योंकि डेफिनेटली सेकंड पीरियड है, सबके 2 शेल ही होंगे ना। तो अगर आप इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, दूसरे शेल में आपने यहाँ पे 2 लगाने, तो अब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये एनर्जी चाहिए 899। दूसरा इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब एटम छोटा हो जाता है ना तो फिर आपको एनर्जी और चाहिए होती है। ये देखो, पहले एटम, ये बड़ा एटम है और ये छोटा एटम है। ये देखो एटॉमिक साइज में भी देखोगे ना तो ऐसे हो रहा है कि एटम का साइज जो है वो छोटा ही होता चला जा रहा है। एटम का साइज जो है वो छोटा होता चला जा रहा है, यानी एटम का साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और जैसे जैसे एटम छोटे होते जाते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। आप ये चीज देख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ये बात काबिले गौर है कि लेफ्ट टू राइट, अगर आप देखो लेफ्ट टू राइट, ये राइट है, तो जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। देखो नंबर इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो ये सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे पॉजिटिव लिखने हैं आपने। पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर आप एनर्जी दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को, बजाय के इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ले रहे हो। आप ले नहीं रहे हो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी, आप इलेक्ट्रॉन से एनर्जी दे रहे हो ताकि वो अपना आउटर शेल छोड़कर चले जाएं, फ्रॉम वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल चले जाएं।
तो ये मैंने आपको भी सारी बातें समझाई हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में। तो ये अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। दैट इज बेसिकली द ट्रेंड इन पीरियड। ये ट्रेंड इन पीरियड है, ये आपने याद रखना है, ये आपने डायग्राम बनानी है। अगर आप ट्रेंड लिख रहे हैं पीरियड में और ये डायग्राम नहीं बना रहे, मेरा ख्याल है कि आप बनाएंगे, तो लिहाजा ये आपने कर लेना है, ठीक है जी। सो कभी कभी थोड़ी सी मैं ओवर एक्टिंग करता हूँ, तो अगर मेरी थोड़ी सी ओवर एक्टिंग को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे, बिकॉज यू नो समटाइम्स सम एक्टिंग इज गुड। एक्टिंग होनी चाहिए लाइफ में, एक्टिंग के बगैर मज़ा नहीं आता है। आप भी तो अपने घर वालों में पेरेंट्स के साथ एक्टिंग करते होंगे ना कुछ, तो इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि अगर आप अपने पेरेंट्स से एक्टिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्टिंग मैं भी आपसे कर सकता हूँ। व्हाई नॉट मेरी जान। अच्छा जी, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रेंड आ रहा है जनाब। अच्छा, अब ये भी सवाल स्टूडेंट करता है कि सर ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज क्यों करती है, इसका रीजन दें आप। तो रीजन मैंने आपको दे दिया कि साइज, एटॉमिक साइज छोटा हो रहा होता है, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज कर रहा होता है, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना, न्यूक्लियस से करीब हो जाता है ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, इसलिए इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अब ग्रुप में, और ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का, उसको जानने की कोशिश करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अब ट्रेंड इन ग्रुप की बात करें तो अंधेरा हो गया बेटा, तो स्टूडेंट्स हम अब देंगे थोड़ी सी रोशनी जरा चेहरा, यू नो। तो अब यहाँ पे ट्रेंड इन ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप में आपको नजर आ रहा है, ये ग्रुप में हाइड्रोजन को लिखा नहीं है उन्होंने, फ्रांसिन को नहीं लिखा, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये मेटल ही नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। अब आप सोच रहे होंगे यार ग्रुप में तो हमने, और वैसे मैं हिंट भी बच्चों को बताता रहता हूँ कि ग्रुप कैसे याद करना है। पहला ग्रुप है प्रोटेबल का, ये दैट इज ग्रुप 1, ठीक है। ट्रेंड इन ग्रुप 1 बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो ये हाल ही ने की रब से फरियाद, अब इसकी वैल्यू क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि बुक में लिखी नहीं हुई, तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट। और इसके अलावा हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोजन की क्या आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, दोनों ही होती है वैसे, ठीक है। आप लिखिएगा ये भी कमेंट करके बताएं। पर अभी हम जरा वीडियो बना रहे हैं, हमारे पास इंटरनेट नहीं है इसलिए हम आपको नहीं बता सकते। आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू आप वीडियो देख रहे हैं। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज हैं ली ने की रब से, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीरियम। और अब देखें यहाँ पर आपको वैल्यूज क्या होती नजर आ रही हैं, कम होती नजर आ रही है। हम जरा फर्जी लाइन थी एक हटा देते हैं। अब ये वैल्यू क्या आ रही है, किलो जूल पर मोल, और ये वैल्यू भी आ रही है किलो जूल पर मोल में, क्योंकि आपको पता है कि सारी वैल्यूज हमने किलो जूल पर मोल में। अब देखें ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, ये मामला कम हो रहा है, क्योंकि आप टॉप से अगर बॉटम की तरफ देखें तो फिर ये सारा मामला जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे आप इसको, डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी आप इसको बोलेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक इस तरह का आप बना सकते हैं, बड़ा सा एरो छोटा सा कर दें, इसका मुंह इस तरह सांप होता है, अजदहा होता है इसका, और यहाँ पर आप लिखते हैं डिक्रीज। ले जी आपकी बुक की तरह की मैंने एक बेहतरीन डायग्राम बना दी है, बस छोड़ दें बाकी सारी बातों को। तो दिस कॉल्ड डिक्रीज इन दी आयोनाइजेशन एनर्जी, डिक्रीज हो रही है। सो आपने ये बात याद रखनी है। अब अगला सवाल जो बच्चे अमूमन करते हैं, सर डिक्रीज क्यों होती है? तो डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि देखें ये जो पहले शुरू में जो एटम्स हैं दे आर हैविंग ये दूसरे ग्रुप का है ना, दूसरे पीरियड का है ना, ये दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। तो लिहाजा देखें ये दूसरे पीरियड में तो इसके शेल कितने होंगे, और इसके कितने होंगे, समझ रहे हैं? तो एटम क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं ना, क्योंकि शेल 4 हो गए, ठीक है। अब क्या हो जाएंगे, शेल और बिगर हो जाएंगे, शेल जो है वो 5 हो जाएंगे। इस तरह आगे और जाऊंगा तो शेल जो है वो 6 हो जाएंगे। और आपको ये पता है, सबको ही पता है कि अगर ये न्यूक्लियस के अंदर अगर हमारे पास लेट्स से दैट आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि 520 की एनर्जी चाहिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान है। और यहाँ पर देखें 419 की एनर्जी चाहिए। तो लिहाजा टॉकिंग के आप जब जैसे जैसे एटम बड़े होते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे, और उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता चला जाएगा, आसान होता चला जाएगा। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है ग्रुप में। ये रीजन है जो मैंने अभी आपको दिया। बोर्ड में ना ये रीजन भी पूछ लेते हैं कि व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप, गिव रीजन। तो आपके पास रीजन ही नहीं होता, आपकी बुक में लिखा हुआ है रीजन, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे पास सारे लिंक्स हैं, नोट्स हैं,
उसके अंदर मैंने सारा ये लॉन्ग क्वेश्चन का प्रॉपर हेडिंग बनाकर मैंने आपको एक PDF फाइल दी हुई है, तो वो भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके लिए इस चैनल पे बहुत कुछ फ्री है अभी तक, तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बगैर आप मेरे साथ कैसे रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में और जानने की पूरी कोशिश की कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका यूनिट क्या है और इसका ट्रेंड क्या है। ये सारी बातें हमने सीख ली हैं। अगर बोर्ड में आपके 5/5 नहीं आते, कम आ जाते हैं, तो फिर मैं आपके लिए एक चीज करना चाहूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तैयार कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। होप आपको पसंद आएगा। अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा, टीचर्स को बताइएगा, टीचर है तो बच्चों को बताइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।